नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मिडिल ईस्ट जंग के बीच दिल्ली में भारत दक्षिण कोरिया के बीच बड़ी बैठक। पीएम मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से की मुलाकात। मेगा डील का हुआ ऐलान। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की पीस टॉक। इस्लामाबाद पर टिकी सबकी नजर, तो ईरान ने ठुकराई दूसरी शांति वार्ता। अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का लगाया आरोप। महिला आरक्षण बिल का विरोध करना विपक्षी दलों को पड़ रहा महंगा। आज बिल के समर्थन में देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन। विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जन आक्रोश पदयात्रा में दिखी भारी महिलाओं की भीड़। कल शाम 5 बजे थम जाएगा पश्चिम बंगाल तमिलनाडु का चुनावी शोर। वोटिंग से पहले फंसती जा रही सीएम ममता। आईपैक ने बंद किया कामकाज, तो वहीं चुनाव आयोग ने भवानीपुर की सीट को किया संवेदनशील घोषित। निदा खान को डबल झटका, कोर्ट ने नहीं दी अंतरिम जमानत। टीसीएस ने भी कर दिया सस्पेंड। खबरों की शुरुआत में सबसे पहली बात, भारत दक्षिण कोरिया रिश्तों को मिली नई उड़ान की। ईरान बनाम अमेरिका इजराइल की जंग अब दुनिया के लिए सिरदर्द बन गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के एक बार फिर बंद होने से कई सवाल फिर से खड़े हो गए हैं, पर इन सवालों के बीच भारत और दक्षिण कोरिया के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें व्यापार, निवेश और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। दोनों नेताओं ने मेगा डील पर सहमति बनाई है। कई एमओयू साइन हुए, जो आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने में सहायक साबित होंगी। मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर भी बयान दिया। पीएम ने कहा कि वैश्विक तनाव के इस दौर में भारत और कोरिया शांति और स्थिरता का संदेश दे रहा है। सर, पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन इस बीच भारत किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है? आज क्या कुछ मीटिंग में हुई भारत और दक्षिण कोरिया की मुलाकात में? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ रहे हैं, यानी भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, ट्रंप के लिए समस्या ये है कि ट्रंप के दुश्मन वो भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, ट्रंप के दोस्त वो भी भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, और ट्रंप बीच में झूलता नजर आ रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को बार बार कॉल किए जा रहा है। जिस तरीके से परिस्थितियां बदली है, साउथ कोरिया अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी, वो भारत का बेहतर सहयोगी बन रहा है। 8 साल के बाद कोई दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट भारत आते हैं। पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात होती है, कूटनीतिक संबंध डेवलप होते हैं, फिर आगे पार्टनरशिप की बात होती है कि नहीं, रणनीतिक पार्टनर भी बनेंगे और इन्वेस्टर भी बनेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे। इन्वेस्टर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स आइटम्स, जितने जो मैन्युफैक्चरिंग साउथ कोरिया अलग अलग देशों में करता था, ताइवान में करता रहा है, दूसरे देशों में करता रहा है, वो भारत भी मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा, तो वो चाह रहा है कि नहीं, भारत में भी अपनी फैक्ट्री शिफ्ट करें। हांगकांग ही क्यों, भारत क्यों नहीं? तो जो स्थितियां बन रही है, तो साउथ अफ्रीका भी भारत के साथ बेहतर संबंध बना रहा। ट्रंप के एक और नजदीकी सहयोगी इजराइल, जिसका भारत के साथ बेहतर संबंध नहीं, बहुत ही बेहतर संबंध है। ट्रंप का दुश्मन रूस और चीन और भारत के बीच प्रतिद्वंदिता अपनी जगह है, लेकिन फिर भी इस दुश्मनी के बीच भी जब ट्रंप ने भारत और रूस या चीन के खिलाफ टैरिफ वार शुरू किया, तो चीन और भारत भी व्यापारिक मुद्दों पर एक साथ नजर आए, और फिर रूस तो भारत का एक सार्वभौमिक दोस्त बना हुआ ही है। तो ऐसे स्थिति में दिख रहा है कि ट्रंप के नजदीकी सहयोगी और उनके दुश्मन, नजदीकी सहयोगियों में पूरा यूरोपीय यूनियन, अभी राजनाथ सिंह जाने वाले हैं जर्मनी, लेकिन इस बीच जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी और फ्रांस यूके के साथ मिलकर अभी लंबी प्लानिंग बना रहा है कि देखो, ये ट्रंप जिस तरह का व्यक्ति है, वो हॉर्मुज में एक अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश करेगा, तो हम सारे देश मिलकर कम से कम ये तय कर ले कि वहां पर सेफ पैसेज हमारे लिए क्या होगा, और उसके बाद
जो खाड़ी के देश है, सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, ये सारे देशों को भी हम समझाने की कोशिश करेंगे कि जब तुम्हारे यहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल का, एलपीजी का, तो ऐसी स्थितियों में केवल ट्रंप की गोद में मत बैठे रहो, हम लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन शुरू करो और हम ईरान के साथ बातचीत करेंगे, जिससे कि हम लोग मिलजुल कर यह हॉर्मुज की समस्या का समाधान कर सके। यानी प्रधानमंत्री मोदी देश के अंदर इंटरनल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हर रोज मीटिंग ले रहे। 2 मीटिंग हुई है जिसमें आर्मी मूवमेंट से लेकर कहां कहां पाइपलाइन से गैस सप्लाई होती है, एलएनजी पीएनजी के बदले जो बायोगैस का कैसे सप्लाई कुकिंग के क्षेत्र में किया जाए, किस तरीके से हम आगे 6 महीना की स्ट्रेटजी बनाएं। और ये जिस तरीके से बार बार कहा जाता है कि आपदा में अवसर की तलाश की जाती है, प्रधानमंत्री मोदी का ये मंत्र रहा है, इस आपदा में भी लगता है ऐसे अवसर तलाश किए जाएंगे कि हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये इंपोर्ट के ऊपर जो निर्भरता है, खाड़ी देशों के ही सही, लेकिन इन लोगों के इंपोर्ट के ऊपर जो निर्भरता है वो 40% से धीरे धीरे घटाते हुए 15-20% तक टिक जाएगा। और वही आगे मोदी का मिशन चल रहा है। जी, तो भले ही मिडिल ईस्ट में तनाव है, पर भारत अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। खबर यह भी है कि ईरान अमेरिका पीस टॉक के बीच भारत और अमेरिका ट्रेड टॉक के नए दौर की शुरुआत करने जा रहा है। 3 दिवसीय वार्ता तय की गई है, पर ईरान अमेरिका पीस टॉक की बात करें तो इसमें पाकिस्तान की घोर बेइज्जती हो रही है। ईरान अमेरिका युद्ध में शांति वार्ता के लिए दूसरे दौर की वार्ता एक बार फिर से इस्लामाबाद में होने जा रही है। पहले दौर की वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकल सका था। ऐसे में अमेरिका दूसरे दौर की वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन ईरान इस वार्ता में शामिल होगा या नहीं, यह अभी फिलहाल पक्का नहीं है। ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगा दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत भी की है। मुनीर ने भी डोनाल्ड ट्रंप को फोन मिलाया है। साथ ही ईरान से बातचीत के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। सर, क्या कुछ चल रहा है? इतना सस्पेंस क्यों है पीस टॉक को लेकर? सीजफायर की बातें भी हो रही है और पाकिस्तान की कैसे बेइज्जती हो रही है? देखिए, जिस तरीके से अमेरिका फ्लिप फ्लॉप की नीति अपना रहा है, स्पष्ट तरीके से नहीं कह रहा कि चाहता क्या है, वो अपनी कुछ एजेंडे को छिपाकर रखे हुए है। और ईरान के खिलाफ जो जंग का ऐलान हुआ है उसमें इजराइल को भी उसकी भूमिका के अनुसार हिस्सेदारी नहीं दे रहा। जैसे इजराइल की समस्या अपनी है कि लेबनान के साथ युद्ध है, तो लेबनान में हिजबुल्लाह के पूरे नेटवर्क को खत्म करना है। अब ट्रंप बीच में आता है और बोलते हैं कि नहीं नहीं, इजराइल और लेबनान के बीच जो जंग चल रही है उससे ईरान का कोई लेना देना नहीं। जबकि इजराइल ये जानता है कि हिजबुल्लाह का पूरा नेटवर्क जो 2024 में डीएक्टिवेट कर दिए गए थे, वो फिर से एक्टिवेट ईरान ने किया। ईरान ने फंडिंग की, पैसे दिए, हथियार भी दिए। उसके पास, एक आतंकी संगठन के पास ये टैंक, तोप, मिसाइल कहां से आ जाता है, ये इजराइल का सवाल है। इसलिए हिजबुल्लाह के खिलाफ वो कार्रवाई करते हुए उसने आखिर में कहा कि नहीं, अभी खत्म नहीं होगा। लेबनान में हम कम से कम अपने 20 सैन्य ठिकाने बनाएंगे और वहां से हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म किए बिना बाहर नहीं निकलेंगे। अब ट्रंप इस मुद्दे को अलग करके देखते और दूसरी तरफ ईरान के मुद्दे को अलग। ईरान में ट्रंप दबाव बनाना चाहते हैं कि नहीं नहीं, अब ईरान हमारे कब्जे में आए। हमारे कब्जे में मतलब ये परमाणु की बात करके, इनरिच्ड यूरेनियम की बात करके ईरान में तख्ता पलट करवाना है। और फिर उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो अभी ईरान के कब्जे में है, उसी तरीके से उसके ऊपर इनडायरेक्ट कब्जा करना है, ताकि चीन को भी बैलेंस कर सके, भारत को भी बैलेंस कर सके। जैसे कि वो इराक में किया, इराक पर वो शैडो गवर्नमेंट अमेरिका का रहा। जैसे खाड़ी देशों में सिक्योरिटी सिस्टम अमेरिका का है। जिस तरीके से कुवैत में जब इराक और कुवैत का युद्ध चल रहा था, तो उस समय कुवैत का पक्ष लेके अमेरिका ने कुवैत को इनडायरेक्ट अपने कब्जे में कर लिया। तो उसी तरीके से इसकी प्लानिंग लंबी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कब्जा हो जाता है, सऊदी अरब के साथ मिलके, कतर के साथ मिलके, ईरान में तख्ता पलट करवा के, तो वैसी स्थिति में आगे ईरान से या फिर पूरे खाड़ी देशों से जो ऑयल का इंपोर्ट करेगा, भारत करे या फिर चाइना करे, इन सारे देशों को बैलेंस करने के लिए हम बीच में नाकेबंदी करते रहेंगे।
हम ही टैक्स ले लेंगे, तो फिर इन देशों के ऊपर भी दबाव रहेगा। वो बदले की भावना देख रहा है कि चीन ने कैसे चैलेंज किया, भारत ने कैसे उसे चैलेंज किया। तो ऐसी स्थिति में इतना आसान तो नहीं है कि शांति वार्ता हो जाए। और पाकिस्तान चाह रहा है कि अमेरिका की दादागिरी बढ़ती जाएगी, युद्ध और लंबा खींच जाएगा, तो हमारी तो ऐसे ही बर्बादी तय हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात महिला आरक्षण बिल को लेकर फंसे विपक्ष की। महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ 230 विपक्षी सांसदों ने वोट किया था। लोकसभा में बिल पास नहीं हो सका और बिल के फेल होने का खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बिल के समर्थन में विरोध बड़ा होता जा रहा है। आज कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुआ। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक में विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की गई। बिल के समर्थन में कई जगहों पर पदयात्रा भी निकाली गई। पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। महिलाओं ने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज और महिला आरक्षण पर आधारित स्लोगन लिखे हुए पोस्टर लेकर दिखाई दिए। विपक्षी दलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी आज जबरदस्त की गई है। सर, पहले लगा था विपक्षी पार्टियों को बिल के गिरने के बाद कि मामला ठंडा हो जाएगा, विपक्ष जश्न मना रहा था, लेकिन क्या अब बिल का विरोध करना विपक्षी पार्टियों को महंगा पड़ रहा है? देखिए, पहले जश्न मना रहा था, अब मातम मना रहा है। ये सारे विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हम तो डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं, ये आधार वही रहा था। डिलिमिटेशन पर भी विपक्ष में आपस में फूट पड़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां ये जश्न मना रही है कि हमने नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को हरा दिया। यानी उत्तर प्रदेश में अगर 120 सांसद की सीटें मिल रही है तो हमने उसको हरा दिया, बिहार को हरा दिया, क्योंकि बिहार में ये सीटों की संख्या 40 से बढ़कर 60 हो जाती। हमने बंगाल को भी हरा दिया। ममता बनर्जी वहां कह रही है कि महिला आरक्षण विधेयक ने डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे थे, तो किसका विरोध कर रहे थे? अखिलेश किसका विरोध कर रहे थे? तो अभी तो महिलाएं सड़कों पर आई है और ये प्रोटेस्ट कर रही है, तो इन लोगों को तकलीफ होने लगी कि अब डिफेंसिव मोड में आओ, महिलाओं को समझाओ कि नहीं नहीं, हमने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध तो किया ही नहीं, लेकिन जब बिल में तीनों थे, डिलिमिटेशन भी था, सीटों की संख्या बढ़ाना था, यूनियन टेरिटरी का था और उसी से जुड़ा हुआ महिला आरक्षण विधेयक था, तो फिर आप सबको बाइफरकेट करके कैसे देखोगे? आप कहते कि महिला आरक्षण विधेयक पास करवाते हैं, इसमें यह संशोधन की जरूरत है, या आप कहते, डिमांड करते कि नहीं इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहिए, सरकार नहीं मानती तो आप कहते कि नहीं हम समर्थन अभी नहीं करेंगे। आपने एक संशोधन भी प्रस्तावित नहीं किया। आपने इसके विरोध में जितने तर्क दिए वो सब खोखले तर्क थे, किसी ने इसको अप्रूव नहीं किया। आप सिर्फ बोलते रह गए कि नहीं नहीं हम डिलिमिटेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन डिलिमिटेशन के खिलाफ क्यों कर रहे हैं इसका आधार भी आपके पास नहीं था। आप सेंसस की बात कर रहे हो कि नहीं नहीं ओबीसी का जनसंख्या के आंकड़े आ जाएं, दलितों की जनसंख्या के आंकड़े आ जाएं, तो सब आंकड़े आ जाएंगे, तो क्या ओबीसी के रिजर्वेशन पार्लियामेंट में मिले, विधानसभा में मिले, इसका प्रस्ताव आप लाओगे? कोई भी पार्टी ये लाने के लिए तैयार नहीं होगी। कांग्रेस तो सबसे ज्यादा समय तक सरकार में रही, अभी तक विधानसभा या संसद में ओबीसी को रिजर्वेशन मिले इसके लिए तो कांग्रेस ने कोई प्रस्ताव नहीं रखा, न संशोधन किया, और ये हो भी नहीं सकता। ये लंबे समय की बात है, ये ग्रुप है, कोई जातियों का समुदाय है, ये एक जाति नहीं है, इसीलिए माइनॉरिटी की बात कर रहे हो। अब सारे एक एक मुद्दे पर होगा और अभी महिलाएं सामने आई है, फिर उसके बाद ये नैरेटिव बदलेगा, महिलाएं लगातार विरोध करेगी इनका, ये बैकफुट पर है और धीरे धीरे नीचे खिसकते खिसकते ये माफी वाले मोड में आ जाएंगे। जी, अब बात चुनावी राज्यों की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कल शाम 5 बजे थम जाएगा, पर चुनाव से पहले चुनावी राज्यों में हलचल काफी तेज है। सभी की नजर बंगाल पर टिकी है। ममता बनर्जी को एक के बाद एक बड़े झटके भी लग रहे हैं। खबर यह है कि टीएमसी के लिए चुनावी मैनेजमेंट का काम करने वाली कंपनी आईपैक ने अगले 20 दिनों के लिए राज्य में अपनी सभी कामकाज को बंद कर दिया है। साथ ही आईपैक के डायरेक्टर विनेश चांडिल की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी ने एक अन्य डायरेक्टर ऋषिराज सिंह को समन भेजा है। तो वहीं चुनाव आयोग भी एक्टिव है, मीटिंग्स लगातार हो रही है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की भवानीपुर सहित 55 सीटों को संवेदनशील घोषित कर दिया है। वहीं इन सीटों पर चुनावी खर्च की निगरानी के लिए 100 पर्यवेक्षक को भी नियुक्त किया गया। केंद्रीय पुलिस फोर्स की तैनाती भी पश्चिम बंगाल में चप्पे चप्पे पर है। सर, क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में? अब तो वोटिंग के लिए वक्त भी काफी कम बचा है। देखिए, ममता बनर्जी की बर्बादी चल रही है। परेशानी उनकी यही है कि अभी जिस तरीके से फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने की बात हो रही है, चुनाव आयोग ने जो अंकुश लगाए हैं,
एक एक बूथ के ऊपर निगरानी की जा रही है और उन बूथों से ऊपर विधानसभा को रखा गया कि कहां कहां किन किन विधानसभाओं में इस बीच सबसे ज्यादा कैश रिकवर हुए, हथियार रिकवर हुए। उसी के आधार पर 55 सीट विधानसभा सीटों को संवेदनशील घोषित किया गया, सेंसिटिव है। यानी कि यहां पर व्यवस्थाएं उनसे ज्यादा बेहतर होगी जहां पर सामान्य तरीके से पिछले 3-4 चुनावों में हिंसा की कोई खबर नहीं आई, ज्यादा बूथ कैंसिल नहीं हुए, जहां पर दंगे फसाद नहीं हुए हैं। इसलिए अभी चुनाव आयोग का सिर्फ ये मानना है कि जो सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में है कि ठीक ठाक से बेहतर तरीके से चुनाव कराएं, उसके लिए हम व्यवस्था करें और बूथ मैनेजमेंट करें। इसी वजह से ममता बनर्जी को लगने लगा कि चुनाव आयोग ने पहले हमारे पूरे नेक्सस को तोड़ा, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे बैठे हुए लोगों को हटाया, फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट हम कर रहे थे कैश का, उसमें ईडी ने भूमिका निभाई। कई बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर्स फंसे हुए हैं। यह आईपैक की सिर्फ बात नहीं है। अभी देखिए एक और सन इंटरप्राइजेज के डायरेक्टर, उसके घर पे छापेमारी हुई, 1 करोड़ कैश पकड़ा गया। 1100 करोड़ का मामला है हेरा फेरी का ये सेल कंपनियों से। ये ममता बनर्जी के अपने जो मिराज शाह प्रपोजर है, वो भी बड़ा बिजनेसमैन, उसके घर पर भी छापेमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हुई। तो ये जो पूरा अकाउंट जब्त हुआ है ममता बनर्जी का, जो इलेक्शन अकाउंट है, और उसके बाद चुनाव आयोग की शक्ति है। लग रहा है इनको कि चुनाव के मैनेजमेंट, ये प्रचार वगैरह तो बात की बात है, लोग कितने जुड़े हैं वो तो बाद में देख लेंगे, लेकिन पूरा मैनेजमेंट के लिए जो चाहिए फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और साथ ही टीएमसी के उन बाहुबलियों का सपोर्ट जो मैदान में उतरकर गांव के एग्जिट पॉइंट पर, एंट्री पॉइंट पर खड़े हो जाते थे, और जो दूसरी पार्टियों के सपोर्टर, ये भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टियां हो, ये सारे लोगों के सपोर्टर्स को बूथ तक जाने से रोकते थे। ये सारे रास्ते तो ब्लॉक कर दिए गए। तो अब तो जनता के साथ सीधा संवाद, और जितने आपके वोट हैं उतने पड़ेंगे। तो ऐसे में तो ममता बनर्जी कुर्सी नहीं बचा पाएगी। जी बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की। नासिक में टीसीएस से जुड़े बीपीओ में जबरन धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न मामले की मास्टरमाइंड निदा खान को बड़ा झटका लगा है। नासिक की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पिछले हफ्ते निदा खान ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। उन्होंने अपनी याचिका में खुद के गर्भवती होने का हवाला देते हुए राहत की मांग की थी। नासिक कोर्ट ने निदा खान को आज राहत देने से इनकार कर दिया है। निदा खान फिलहाल फरार है और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित भी की है। उधर टीसीएस ने भी निदा खान को निलंबित कर दिया है। सर, टीसीएस ने सस्पेंड इतने दिनों के बाद क्यों किया और कोर्ट का फैसला निदा के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, टीसीएस तो कंफ्यूज है, और पूरा टाटा ग्रुप रतन टाटा के बाद थे, जिस तरह के टाटा ट्रस्टों में उलझा हुआ है कि कौन इसको लीड करेगा। मिस्त्री गए, उसके बाद कुछ दूसरे लोग आए, ट्रस्टियों के बीच आपस में झगड़ा चल रहा है। तो अपने ये फाइनेंशियल क्राइसिस में ऐसे फंसे हुए हैं, कौन लीड करने वाला है, कि सारे टाटा के ट्रस्ट हैं जो अस्त व्यस्त हो गए। और इस बीच में फायदा कुछ और लोगों ने उठाया, निदा खान जैसे लोगों ने। ये पूरा नेटवर्क एक्टिवेट हुआ। 1-2 कारपोरेट हाउसेस की बात नहीं है, कई कारपोरेट हाउसेस में ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का कीड़ा जो बढ़ा, इन लोगों को लगने लगा कि आप कोई भी हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन मुसलमानों के लिए तो जरूरी है हिजाब पहन कर जाओ। जैसे लेंस कार्ड का मामला आया कि हिजाब पहन कर जा सकते हो, तिलक लगाकर नहीं रह सकते। और ये सब हिंदुओं की कंपनियां हैं, लेकिन वो जो माइंडसेट बना दिया गया 60-70 सालों में, उसी का नतीजा ऐसे देखने को मिला। और इसका फायदा ये निदा खान अकेले नहीं होगी, इसकी औकात नहीं है। ये बड़ा कन्वर्जन रैकेट होगा जिसमें टीसीएस नहीं, कई और कंपनियों में ऐसे धंधे चल रहे होंगे। तो अभी ये पूरा खान गैंग मुंबई से लेकर नासिक तक, ऐसा नहीं है ये नासिक तक ही रुक जाएगा। अभी तो मुंबई की बारी है। देवेंद्र फडणवीस के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी चैलेंज कर रहे हैं कि बड़ा हिंदुत्व की बात कर रहे थे, और देखो तुम्हारे स्टेट में ही ऐसे कारनामे हो रहे हैं। तो इसलिए फडणवीस उसी मोड में है जिस मोड में हमेशा योगी आदित्यनाथ रहते हैं। इसलिए पूरे खान गैंग के रैकेट को क्रैक करने के लिए कोशिश की जा रही है। निदा खान तो एक प्यादा हो सकती है, ये सब कुछ नहीं हो सकती।
ये वहां पर उसको फिट किया गया कि तुम कितना कर सकते हो, उसके अलावा भी कई जगह पर किया जाएगा। और ये फिनेंशियल कैपिटल है, आर्थिक राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और वहां भी अगर ऑब्जर्वेशन ऐसे नहीं हो रहा, इन लोगों को छूट मिली हुई थी, तो ये तो बड़े शर्म की बात होगी। इसलिए फडणवीस हैं जो पूरे एक्टिव मोड में है, इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जाएगा, तोड़ा जाएगा, और उसमें अभी कई और बड़ी कंपनियां भी शामिल नजर आने वाली है, जिसके ऊपर एक्शन होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।